यूनिट नंबर 1, फिजिक्स फेडरल बोर्ड के अंदर जो पहला चैप्टर है वो मेजरमेंट का है। तो मेजरमेंट के चैप्टर के अंदर टोटल 4 टॉपिक्स हैं जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, ये सेकंड टॉपिक है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चन बनते हैं डायमेंशन से। और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और एमसीक्यूज तो ऑलरेडी आते हैं इसके। इसी तरह प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, ये एक छोटा सा टॉपिक है, प्रिसीशन एक्यूरेसी से रिलेटेड ज़्यादातर पेपर में डिफरेंस आ जाता है लिखने के लिए। और लास्ट में अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड जो है ना, वो एक टॉपिक है जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन उसको हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, आपके राउंडिंग ऑफ वैल्यूज़ किस तरह से होती हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इन तमाम चीज़ों का थोड़ा सा रिकॉल आपके पास होना चाहिए। नहीं होगा तो एज सच फिर हम दोबारा से इसको रिकॉल कर लेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिनको हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज से, जो कि इस यूनिट का पहला टॉपिक है। देखिए, फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मेजरमेंट हम कहते हैं कि फिजिक्स नहीं है। जब फिजिक्स की डेफिनेशन की जाती है तो फिजिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन ये भी है कि फिजिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के अंदर जितनी भी मेजरमेंट्स करते हैं, उन मेजरमेंट्स के पीछे जो चीज़ इन्वॉल्व है वो एक्चुअली फिजिक्स है। अब इस मेजरमेंट में अगर आप कहें कि मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, तो मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है फिजिक्स को पढ़ने की। तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो फिजिक्स की जो मेन चीज़ है वो एक्चुअली क्या है, मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट से रिलेटेड ही एक क्वांटिटी है जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो इसके लिए दो बातें। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैन बी ऑब्जर्व्ड, और एज वेल एज measured, as well as measured। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा आगे भी मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। दूसरा इसके अंदर ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बेसिस पर तमाम फिजिक्स लॉस एक्सप्रेस किए जाते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑल फिजिक्स लॉस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ऑल फिजिक्स लॉस। ठीक है। जैसे एक बहुत सिंपल सा लॉ है जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम लिखें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है। अब ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, वो अगर आप देखें तो ये फिजिकल क्वांटिटीज के जरिए ही एक्सप्लेन हो रहा है। अब वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर पहले आपके पास क्या आ जाता है? फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज अगर ना हो तो आप कोई भी फिजिक्स का लॉ या फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उसकी एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए की वर्ड क्या है, कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिन्हें आप मेजर भी कर सकते हैं। तो अब इस ऑब्जर्व और मेजर से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो टाइप्स के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। वो फिजिकल क्वांटिटीज को हम इस तरह से करते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और दूसरी आपके पास जो है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब वर्ड क्वालिटेटिव से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर हम क्वांटिटी यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे। ठीक है। और जो दूसरी है वो आपके पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव वर्ड से ही पता चल रहा है इसके अंदर आप क्या करेंगे, क्वांटिटी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब क्वालिटेटिव के अंदर क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, या मैं एक टर्म यूज कर लेता हूँ जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है, कि कोई चीज फील की जा रही है। ठीक है ना, फीलिंग्स हो गई, जैसे हम कहते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, फीलिंग्स हो गई। ठीक है। पेन हो गया, हैप्पीनेस हो गई। ठीक है।
स्मेल है। इसी तरह से आपके पास टेस्ट्स हैं, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है। अब ये कुछ वो चीजें हैं जिनको आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर नहीं सकते। जैसे अगर मैं खुश हूं, तो मैं कितना खुश हूं ये बात मैं न्यूमेरिकली नहीं बता सकता कि मैं आज 100 यूनिट्स खुश हूं, या मैं आज अगर सैड हूं तो ये मैं -100 यूनिट्स जो है वो सैड हूं। तो फीलिंग्स को, पेन को, अगर आपको दर्द हो रहा है तो पेन को आप नंबर्स में नहीं बता सकते कि मुझे आज जो है वो 10 पाउंड्स का पेन है, ठीक है ना, इस तरह नहीं हो सकता। या आप किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फ्रेग्रेंस या ये स्मेल जो है उसके अंदर इतने यूनिट्स का जो है वो हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई नंबर इस्तेमाल कर लें, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप सिर्फ क्वालिटेटिव ऑब्जर्व कर सकते हैं उन्हें हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि फीलिंग है, साउंड्स हैं, स्मेल्स हैं, टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसकी आप क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है, इसी वजह से मैंने ये लिखा था ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर्ड भी कर सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में मेजरमेंट आ जाएगी। क्या? कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के अंदर हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जो मेजरेबल हो, ठीक है। मेजर मेजरेबल। तो मेजरेबल से मुराद, एक एग्जांपल हम यहाँ पर कोट कर लेते हैं कि जैसे आज का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर दिन के टाइम इज 22 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो आपके पास क्वांटिटी है ना, टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया, किस में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में। तो जब हम किसी चीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर मेजर कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, तो अब ये जो 2 kg मैंने लिखा है ये उस बॉडी के मास या उस बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है उसकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि मुझे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने में अगर 30 सेकेंड्स लगते हैं, तो ये टाइम जो है वो 30 सेकेंड्स ये शो कर रहा है कि ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। यानी कि मैंने उसको क्या किया, न्यूमेरिकली इस बात को ऑब्जर्व किया, और इस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कह देते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्ड समझ आ गया होगा। तो क्वांटिटेटिव में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के जरिए और फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे, और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उनकी फीलिंग्स, पेन, स्मेल्स, टेस्ट और उसकी क्वालिटी को ऑब्जर्व करेंगे। उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो बातें हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड है। अब फिजिकल क्वांटिटीज की हम एस्टिमेशन किस तरह से करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको एस्टिमेशन के जरिए ही एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके अंदर कुछ बातें कहूँ कि एस्टिमेशन जो आपके पास होती है वो एक्चुअली एक लिमिटेड डेटा के लिए, या लिमिटेड डेटा को एक एक फिजिकल सेंस डेवलप करने के लिए होती है, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर लिख सकते हैं हम कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स यूज एस्टिमेशन, यूज एस्टिमेशन with limited data, with limited data to develop a physical sense। यानी कि उसका फिजिकल सेंस डेवलप करने के लिए हम एस्टिमेशन करते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर आपको कुछ एस्टिमेशंस बता देता हूँ, आपकी बुक के अंदर भी वैसे ये लिखी हुई है, लेकिन मैं एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पर कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ चीज़ें। जैसे जब हम लेंथ की बात कर रहे होते हैं तो देखिए, मोस्ट कॉमन डायमीटर के बारे में अगर हम बात करें कि प्रोटॉन का जो हमारा डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो ये एक फिजिकल सेंस डेवलप करने के लिए हमें क्योंकि पता होता है कि एक रेफरेंस जो मीटर है वो क्या है,
तो अगर मैं लिखता हूँ कि प्रोटॉन का जो डायमीटर है वो कितना है, तो प्रोटॉन का डायमीटर एक्सपोनेंट -15 मीटर की रेंज में। अब आप 1 मीटर से अगर वाकिफ हैं तो आपको जब लिखा जाता है एक्सपोनेंट -15 मीटर, तो ये आपको पता चल जाता है कि इसका मतलब वो प्रोटॉन का डायमीटर कितना छोटा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लिखें कि न्यूक्लियस का डायमीटर क्या होगा, ठीक है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के लिए जो हम अपनी फिजिकल सेंस डेवलप करते हैं, तो वो वैल्यू है एक्सपोनेंट -14 मीटर, और ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं ऑब्वियसली। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एक और वैल्यू लिखूं कि आपका जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये तो है स्मॉल वैल्यूज ना, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी बड़ी वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये आपके पास है एक्सपोनेंट -10 मीटर। अब ये कुछ वो मोस्ट कॉमन वैल्यूज मैं ले रहा हूँ जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से अगर मैं डायमीटर ऑफ अर्थ की बात करूं, डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, तो इस डायमीटर ऑफ अर्थ को हम लिखते हैं, ये वैल्यू कांस्टेंट है, और वो है एक्सपोनेंट 7। अब आप देखें कि एक्सपोनेंट 7 मीटर से ही पता चल रहा है कि अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना बड़ा है। इसी तरह से लास्ट में हम ले लेते हैं डायमीटर ऑफ सोलर सिस्टम, डायमीटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये जो आपके पास एस्टिमेशंस है ना, ये एक फिजिकल सेंस डेवलप करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। मतलब आपको अगर एक क्वांटिटी लेंथ का पता है कि उसका स्टैंडर्ड 1 मीटर की लेंथ है, तो 1 मीटर से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कोई वैल्यू कितनी छोटी और कितनी बड़ी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से अब आ जाए मैथ्स पर। तो जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके पास जो है वो मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एक्चुअली एक्सपोनेंट -31 की रेंज में होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg। इसी तरह से अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, तो मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है, और उसकी जो आपके पास एस्टिमेशन है वो है एक्सपोनेंट -27 kg, ठीक है। इसी तरह से मैथ ऑफ बैक्टीरियम, ये आपके जो एक्सरसाइज है उसके अंदर एक क्वेश्चन भी है कि मैथ ऑफ बैक्टीरियम की वहाँ ज़रूरत पड़ती है, और वो चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपको आइडिया रहे कि बैक्टीरियम का जो मैथ होता है वो कितना होता है, एक्सपोनेंट -15 मीटर की रेंज में। ये सिर्फ एक्सपोनेंट्स इसलिए लिखे जा रहे हैं कि जो मर्जी वैल्यू हो, लेकिन ये आपको पास एक एस्टिमेशन आपको पता चल जाता है। इसी तरह मैथ ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, तो जो आपका मास ऑफ अर्थ है वो एक्सपोनेंट 24 की रेंज में होता है। मास ऑफ अर्थ एक्सपोनेंट 24, ठीक है ना, 6.4 एक्सपोनेंट 24 kg, जो कि आपने पढ़ा होगा। अच्छा, और इसी तरीके से एक और लिख लेते हैं, मास ऑफ सन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर कुछ एस्टिमेशन के लिए लिख ली है, ताकि एक फिजिकल सेंस डेवलप हो कि हम किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। इसी तरह अब आ जाए टाइम पर। तो टाइम के लिए भी इसी तरह से है कि जो आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस की मीन लाइफ टाइम होती है, ठीक है, मीन लाइफ ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी के अंदर भी ये बात पढ़ते हैं हम, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस, और उसकी वैल्यू है एक्सपोनेंट -22 सेकेंड। ऊपर मैंने यूनिट एक साथ लिख दिए तो इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम एक विजिबल लाइट के ट्रेवल करने का टाइम लिख लें, टाइम फॉर 1 हार्ट बीट लिख लें, या एक दिन के अंदर आपके पास कितने सेकंड्स हैं उसकी वैल्यू लिख लें, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे 1 डे के अंदर आपके पास कितने सेकंड हैं, तो वो होते हैं 86,400। तो इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर 5, क्योंकि इतने डिजिट्स बनेंगे इसके अंदर। इसी तरह से अगर मैं 1 डे के बाद 1 ईयर की बात करूं, कि 1 ईयर में आपके जो कितने सेकंड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो 1 ईयर में एक्सपोनेंट 7
आपके पास जो नंबर्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। आप चाहें तो कन्वर्ट कर कर देख लें कि 1 ईयर के अंदर कितने जो है वो डिजिट्स आपके पास होते हैं, ठीक है। और किस तरह से निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 ईयर, तो इसके अंदर टोटल 365 डेज, एक दिन में 24 आवर्स, और एक आवर्स में 3600 सेकंड। अब आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो एक्सपोनेंट 7 की रेंज में आ जाएगी। तो इसलिए हमने ये एस्टिमेशन यहाँ पर लिख ली, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक्चुअली यही होता है कि आपने एक फिजिकल सेंस डेवलप करना होता है एक लिमिटेड डेटा से, ताकि आप बाकी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उससे मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने एक शीट ऑफ पेपर को उसकी थिकनेस को एस्टिमेट करना हो, तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत सारे पूरी बुक दे दी जाए और उस बुक के अंदर अगर 1000 पेपर है, तो आप पूरी बुक की विथ को क्या कर लेंगे, मेजर, और उसके बाद फिर उसकी जो भी विथ आई है उसको डिवाइड कर देंगे। जितने भी ये आपके पास पेजेस है, फॉर एग्जांपल 1000 अगर है तो 1000 से आप डिवाइड कर दें, आपको एक पेज की विथ का क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो यही एक कुछ एस्टिमेशन है जो कि हम इसमें करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है वो कोट की गई है, और आपकी बुक के अंदर भी है, उसको भी हम यहाँ अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है 1.1, आपकी बुक की एग्जाम्पल है। तो हम साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। तो एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है, एस्टिमेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन एडल्ट मैन टू वॉक अप थ्रू स्टेयर्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। आपके पास बुक है ना? यस, है मेरे पास। ठीक है, तो बुक को भी खोल के रखिए अगर है। तो ये है कि उसके अंदर से एग्जाम्पल को हम रीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है, आपने ना एस्टिमेट करना है एक एनर्जी को जो रिक्वायर्ड है एक एडल्ट मैन के लिए, ताकि वो वॉकअप करे थ्रू स्टेयर्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। अब यहाँ पर उन्होंने जो हमें डेटा दिया हुआ है वो डेटा इस तरह से है कि उस पर्सन का जो मैस है वो है 70 kg, ठीक है, मैस है 70 kg। फिर वो जब सेकंड फ्लोर पर जाता है तो सेकंड फ्लोर की जो हाइट है वो है 3 मीटर। ये डेटा गिवन है। और हमें क्या करना है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि वो इस स्टेयर को जब मूव करके ऊपर जाएगा तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो आपने क्या करना है, निकालना है। तो ये इसका डेटा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। तो देखें सोल्यूशन में, अब एनर्जी हमने निकालनी है और बॉडी लिफ्ट करके अपवर्ड जा रही है। हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी बॉडी को लिफ्ट किया जाता है ना विथ सम हाइट, तो उसके लिए जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा है, वो बराबर होता है mgh के। अब ये देखें एस्टिमेशन है ये, ठीक है ना। मास कितना है, तो मास है 70। ग्रेविटी आपको पता है कांस्टेंट होती है 9.8, और जो आपके पास वैल्यू है h वो क्या है, 3। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 2100 के करीब आएगा, ठीक है। और ये इन्होंने जो है वो वैल्यू 9.8 की जगह 10 ले लिए ताकि सॉल्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे को इतनी हाइट कवर करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 2100 जूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बिल्कुल इसी तरीके से एक असाइनमेंट भी आपकी बुक के अंदर इसी तरह से गिवन है, और वो असाइनमेंट है 1.1। और उस असाइनमेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ है, उस असाइनमेंट में उन्होंने कहा हुआ है कि एस्टिमेट दैट हाउ मेनी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कैन अ सुपर कंडक्टर डू इन 1 डे। तो एक सुपर कंप्यूटर की इन्होंने एक जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि आप एस्टिमेट करें कि एक दिन के अंदर वो कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कर सकता है। यानी कि उसका एक ऑपरेशन होगा और उस ऑपरेशन के लिए उन्होंने कहा एक दिन के अंदर वो कितने फ्लोटिंग ऑपरेशंस जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कर सकता है। जबकि टाइम फॉर सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग इन अ सुपर कंप्यूटर इज एक्सपोनेंट -17 सेकेंड। तो ये जो इन्होंने टाइम दिया हुआ है फॉर वन फ्लोटिंग पॉइंट वो गिवन है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, टाइम फॉर वन फ्लोटिंग फ्लोटिंग टाइम। और वो वैल्यू जो है वो गिवन है एक्सपोनेंट -17 सेकेंड, ठीक है।
तो अब आप देख लें कि ये कितनी शॉर्ट है, और ये अप्रोक्सीमेशन ही, ऑब्वियसली एग्जैक्ट इसको तो मेजर किया जा नहीं सकता। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें कि 1 सेकंड के अंदर जो है वो कितने फ्लोटिंग करेगा, तो ये तो इन्होंने वन फ्लोटिंग टाइम के लिए दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अगर लिखें कि नंबर ऑफ फ्लोटिंग कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि अगर हमें शीट्स की थिकनेस को कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर भी यही करेंगे। अगर 1 सेकंड के लिए करना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी टाइम है उसको 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, ये आ गया 1 सेकंड के लिए। अब हमें 1 डे के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लोटिंग इन 1 डे, इन 1 डे। तो आपको पता है कि 1 डे में 86,400 सेकेंड होता है। तो आप क्या करें कि 1 सेकंड का तो आपको पता था ना, एक्सपेंड -17, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 86,400 वन। सेकेंड से, जो कि आपका 1 डे का टाइम है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.864 एक्सपोनेंट 22। तो ये नंबर ऑफ फ्लोटिंग होंगे एक दिन में सुपर कंप्यूटर जब ये काम करेगा। आप जानते हो सुपर कंप्यूटर एक बहुत ही एडवांस किस्म का कंप्यूटर है जो कि बहुत फास्ट वर्किंग करता है। तो उन वर्किंग में से कोई एक वर्किंग उन्होंने नंबर ऑफ फ्लोटिंग के नाम से बताई है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन क्या होता है। तो वो एक समझ लें कि एक कोई उसका इवेंट है जिस इवेंट को उन्होंने कहा हुआ है कि वो इतनी शॉर्टर टाइम के अंदर कैलकुलेशंस कर सकता है, वो आपके पास है। तो उन्होंने कहा था एक दिन में कितना होगा, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बात। यस। अच्छा, अब ये तो बात हो गई फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, अब जब हमने पढ़ लिया कि ये मेजरमेंट के लिए यूज होती है, तो मेजरमेंट के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे होते हैं ना, तो मेजरमेंट में जो चीज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनती है वो है यूनिट्स। क्योंकि विदाउट यूनिट्स किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मेजर करें ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो उस सेंस को हम यहाँ पर जो है वो एक फिजिकल अपीयरेंस देने के लिए हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं, इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास एक सेट ऑफ यूनिट्स है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मैं इस तरह से यहाँ पर लिख सकता हूँ, अ कंप्लीट अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन है कि जो आपके पास कंप्लीट सेट होता है ना तमाम फिजिकल क्वांटिटीज का, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर अगर हम यूनिट की बात करें, तो ये एक स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का। यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। और यही वो यूनिट है जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करता है। जैसे अगर देखें, मैं कहीं पर लिखता हूं 1 या 10 लिखता हूं, ये 10 अनडिफाइन है जब तक उसके साथ मैं क्या ना करूं, यूनिट ना लगाऊं। अब जब मैंने ये यूनिट लगा दी केजी, तो ये अब अंडरस्टूड हो गया कि ये क्वांटिटी क्या है, मैथ है। इसी तरह अगर कहीं लिखा हुआ है 2, ये 2 अंडरस्टूड नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता जब तक मैं इसके साथ यूनिट ना लगाऊं। और जैसे ही मैं यूनिट लगा देता हूँ सेंटीमीटर, तो मुझे पता चल जाता है कि इस यूनिट को या इस क्वांटिटी को हम लेंथ कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिट होती है ये स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का, और इससे ही आपको फिजिकल सेंस बनता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर जब हम कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ रहे होते हैं या यूनिट्स पढ़ रहे होते हैं, तो यूनिट्स की करेक्टराइजेशन दो बेसिस पर की जाती है। ठीक है, वो क्या बेसिस है, तो पहली जो करेक्टराइजेशन है वो कि इस बात पे की जाती है कि आपने कोई भी अगर यूनिट बनानी है, तो यूनिट का जो स्टैंडर्ड आप चूज करेंगे वो ऐसा होगा जो एक्सेसिबल होगा हर बंदे के लिए, एक्सेसिबल होगा। और दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि वो जो आपके पास स्टैंडर्ड होगा वो इनवेरिएबल होगा। अब इस बात को जरा समझें। देखें,
फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं कि जो आपके पास एक मीटर स्केल है, ठीक है ना। मीटर स्केल जो होता है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास एक मीटर रॉड है, ठीक है। या एक मीटर का स्केल है। अब ये मीटर का स्केल मेरे अगर सामने रखा हुआ है तो इसका मतलब ये मेरे लिए एक्सेसिबल है, ठीक है ना। इस एक मीटर के स्केल में मैं सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि इसके अंदर कितने सेंटीमीटर हैं, कितने मिलीमीटर हैं, कितने इंचेस हैं, ठीक है ना। वो कितने फुट हैं, वो सारी चीजें मुझे इस मीटर स्केल पे नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूँ तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड मैंने चूज किया हुआ है, लेंथ की यूनिट 1 मीटर होती है ना, या मीटर होता है। तो उस मीटर को मैं देख सकता हूँ, वो मेरे लिए एक्सेसिबल है। और वो इनवेरिएबल है। इनवेरिएबल से क्या मुराद है, आपको पता है ये जो मीटर स्केल है ना, ये जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऐड किया गया, जो कि हमारी सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स हैं, तो इसके लिए एक रॉड यूज की गई। उस रॉड का नाम है प्लेटिनम इरिडियम। ये वो रॉड है जिस रॉड के बारे में कहा जाता है कि ये हाईली स्टेबल रॉड है। और इस रॉड में जब से ये स्टैंडर्ड चूज किया गया, जब से अब तक इसमें 0.00001 मीटर का भी डिफरेंस नहीं आया। जबकि हर चीज वक्त के साथ साथ क्या होती है, डिके होती रहती है, लेकिन ये चीज अभी तक कांस्टेंट है। इसका मतलब इसमें कोई इनवेरिएबिलिटी नहीं है। तो जब कभी भी हम कोई स्टैंडर्ड बनाते हैं ना, यूनिट के तौर पर, तो उस स्टैंडर्ड में दो खूबियां होनी चाहिए। क्या? वो स्टैंडर्ड जो आप चूज करें वो एक्सेसिबल होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड जो आप चूज करें वो इनवेरिएबल होना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड है तो फिर आप उसे स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको बस शॉर्ट में यही कह देता हूँ कि लेंथ के लिए मीटर स्केल क्यों चूज किया गया, क्योंकि वो एक्सेसिबल है और इनवेरिएबल है। मैथ्स के लिए किलोग्राम ही क्यों यूज किया गया, ग्राम भी तो कर सकते थे ना। लेकिन किलोग्राम क्या है, प्लेटिनियम इरिडियम का मैथ्स है। और ये इनवेरिएबल है, एक्सेसिबल भी है। इसी वजह से इसे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करते हैं। टाइम के लिए हमने सेकंड ही क्यों यूज किया। हम मिली सेकंड भी कर सकते थे, नैनो सेकंड भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। इसलिए क्योंकि जो आपका सीजियम 133 एक क्लॉक है, उसका जो रेडिएशन का टाइम है वो एक्चुअली क्या है, 1 सेकेंड है। इसी वजह से उसे हमने स्टैंडर्ड के तौर पे चूज किया। वो एक्सेसिबल भी है, इनवेरिएबल भी है। तो होप ये अब आपको बात समझ आ गई होगी कि जब कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बनाई जाती है, यानी कि यूनिट, तो वो यूनिट इस बेस पर बनाई जाती है कि जिस चीज को भी आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं वो एक्सेसिबल होना चाहिए। आपके दिमाग में ना हो कि बस कोई और ना देख सके, सिर्फ आपको ही पता हो। और इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर वक्त के साथ चेंजेस ना आ जाए। वो स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? यस। अच्छा। अब मेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर जब हम आते हैं, तो देखिए मेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। और कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उन्हें हम कहते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। जो दूसरे नंबर पे आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स आते हैं वो कहलाते हैं FPS सिस्टम। अभी मैं आपको बताऊंगा ये CGS स्टैंड फॉर क्या है, FPS स्टैंड फॉर क्या है। इसी तरह तीसरी आपके पास जो है वो है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम। और चौथा आपके पास है SI सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। अब CGS की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो CGS सिस्टम एक्चुअली क्या है, CGS सिस्टम में जो C है वो डिनोट करता है सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर। जो G है वो शो करता है ग्राम को। और जो S है वो शो करता है सेकंड को, ठीक है। इसी तरीके से FPS सिस्टम में जो लेंथ है वो फुट को शो करती है। जो P है वो पाउंड को शो करता है। और टाइम के लिए आपके पास क्या है, सेकंड है, ठीक है। इसी तरह से जो MKS सिस्टम है, M मीटर को शो करता है। जो आपके पास K है वो किलोग्राम को शो करता है। और जो टाइम है वो सेकंड को शो करता है, ठीक है। अच्छा, फिर SI क्या है?
तो ये आपके पास कहलाता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल। तो देखें, जब तक कि ये सिस्टम इंटरनेशनल नहीं बना था ना, उस वक्त तक हम ये तीन सिस्टम इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है ना? सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। फिर फुट, पाउंड, सेकंड। फिर मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है ना? ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहले यूज हुआ करते थे जब तक ऐसा ही सिस्टम नहीं बना था। और ये क्योंकि फंडामेंटल थे। देखो, लेंथ के लिए आपके पास सेंटीमीटर, फुट, मीटर है। इसी तरह मैथ जो है वो आपके पास किलोग्राम में, ग्राम में या पाउंड में है। और इसी तरह टाइम के लिए किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो आपके पास यूनिट थी वो क्या थी? सेकंड थी। तो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिन क्वांटिटीज से तमाम फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्लेन की जा सकती हैं मोस्टली। ठीक है ना? क्योंकि आगे जाके हम जब डायमेंशंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें और भी क्वांटिटीज नजर आएंगी, जिन क्वांटिटीज को हम देखेंगे तो वो फिर हम बेस यूनिट्स के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। अब हुआ ये कि सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस सिस्टम तो चल रहा था, तो हमें क्या ज़रूरत पेश आई कि हमें ऐसा ही सिस्टम भी बनाना पड़ा। तो इसका रीज़न ये था कि जब सीजीएस सिस्टम हम यूज़ करते थे तो डिफरेंट जगहों पर सीजीएस सिस्टम चलता था, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ में। फिर एफपीएस सिस्टम कहीं और चलता था, एमकेएस सिस्टम कहीं और चलता था। तो जब मेजरमेंट की जाती थी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मेजरमेंट कर कर भेज रहा हूँ किसमें? सीजीएस सिस्टम में। और वो मेजरमेंट जब किसी और जगह पर जाती है और वहां पर सिस्टम अगर एफपीएस चल रहा है, तो इन दोनों आंसर्स में क्या होता था? एक कॉन्ट्रडिक्शन आता था। और इस कॉन्ट्रडिक्शन को खत्म करने के लिए फिर तमाम साइंसदानों ने सोचा कि भाई एक सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए जो कि इंटरनेशनली हर जगह पर अप्लाई हो। ठीक है ना? और ये ज्यादातर प्रॉब्लम कब आया कि जब जो लोग स्पेस में जाते थे, स्पेस में जाकर वो स्पेस शटल में बैठे हुए वहां से डेटा कलेक्ट करके जमीन पे भेजते थे, तो जो अर्थ में मौजूद सर्वर्स होते थे उन सर्वर्स के अंदर सिस्टम जो था वो डिफरेंट था। और जो सी वहां से स्पेस से वो लोग अपना डेटा कलेक्ट करके और कैलकुलेशन करके भेजते थे, वो डेटा कुछ और था। अब इन दोनों डेटास के अंदर जो डिफरेंस आता था उसकी वजह से एरर क्रिएट होते थे। तो तमाम फिर साइंसदानों ने मिलकर एक चीज़ ये सोची कि हमने एक सिस्टम ऐसा बनाना है जो सिस्टम तमाम जगहों पर एक जैसा चले, और उसे कहा गया सिस्टम इंटरनेशनल। और अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ही लेके चलते हैं। तो आप देखें आगे बुक के अंदर जब हम जाएंगे तो हम इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को ही इस्तेमाल करेंगे अपनी कैलकुलेशंस के लिए, अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है? अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जब बना तो इसके अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो यूनिट्स हैं उनको तीन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर दिया। और वो तीन कैटेगरीज क्या क्या थी? तो उन तीन कैटेगरीज में पहली क्वांटिटी, जो पहली कैटेगरी थी वो थी बेस यूनिट्स की। बेस यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है? इसी तरह जो दूसरी आपके पास यूनिट थी उसे उन्हें कहा ड्राइव यूनिट। और जो तीसरी यूनिट थी उसे उन्होंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये वो यूनिट्स थी जिनको बेस और ड्राइव में नहीं रखा जा सकता था, तो इसलिए उसके लिए अलग यूनिट बना दी। और ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। अब बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, तो इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे टेबल में। देखिए जी, बेस यूनिट्स क्या होती हैं? ये वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको हम किसी और यूनिट से क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारे पास जो मैंने ऊपर आपको बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड चूज करना पड़ता है। और वो स्टैंडर्ड दो था, एक तो एक्सेसिबल होना चाहिए वो स्टैंडर्ड, और एक इनवेरिएबल होना चाहिए। सही है? तो बेस यूनिट्स इन्हीं दो कंडीशंस पर बनी है। और वो टोटल कितनी है? 7 है। तो 7 जो बेस यूनिट्स हैं उनके लिए तो ये नंबर फिक्स है, 7 यूनिट्स। इसके अलावा बेस यूनिट्स नहीं है। इन्हीं यूनिट्स के जरिए फिर हम बाकी यूनिट्स को बना लेते हैं। ड्राइव यूनिट के लिए कोई क्वांटिटी नहीं है, हाँ सप्लीमेंट्री यूनिट के लिए फिर क्वांटिटी है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी है, तो वो 2 यूनिट्स है। ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब क्वांटिटी जो है वो किसके लिए? बेस के लिए और सप्लीमेंट्री के लिए। अब बेस यूनिट्स कौन कौन सी हैं, जरा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बेस यूनिट के अंदर आपके पास आ जाती है जी लेंथ। लेंथ के बाद मैथ। मैथ के बाद टाइम। टाइम के बाद करंट। करंट के बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में इंटेंसिटी, जिसे लाइट इंटेंसिटी भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर इनके जो सिंबल्स हैं वो क्या है, तो लेंथ के लिए जो सिंबल है वो स्मॉल एल, मास के लिए जो सिंबल है वो एम, टाइम के लिए जो सिंबल है स्मॉल टी, करंट के लिए जो सिंबल है वो कैपिटल आई है, टेम्परेचर के लिए जो सिंबल है वो कैपिटल टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं आई वी। ठीक है। ये आपके पास किसके हैं, क्वांटिटी के सिंबल है, यूनिट के नहीं। अब यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो जो लेंथ की यूनिट है वो है मीटर। ठीक है। इसी तरह मास की यूनिट है किलोग्राम। इसी तरह टाइम की यूनिट है सेकंड। सिमिलरली करंट की यूनिट है एम्पियर। सिमिलरली टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और इंटेंसिटी जो है वो आपके पास है कैंडेला। कैंडेला। ठीक है। ये आपके पास क्या है, यूनिट्स है। अब इनके सिंबल्स लिख लें। तो इनके सिंबल्स में मीटर का जो सिंबल है वो है आपके पास एम, किलोग्राम का जो सिंबल है वो है केजी, के कैपिटल होगा, जी स्मॉल, सेकंड स्मॉल एस, एम्पियर कैपिटल ए, केल्विन कैपिटल के, मोल एम ओ एल, ये इसका सिंबल है। और इसी तरह कैंडिला का जो सिंबल है वो है सी डी, सी स्मॉल डी स्मॉल। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, बेस यूनिट्स। तो टोटल जो हमारे पास बेस यूनिट्स है वो कितनी है, 7 है। इनके अलावा और कोई यूनिट्स नहीं है। जितनी भी यूनिट्स बनेंगी वो एक्चुअली किस बेस पर बनेंगी, फिर बेस यूनिट्स के जरिए। लेकिन बेस यूनिट्स वो हैं जिन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं, और इनसे बाकी यूनिट्स बन सकती हैं, लेकिन ये किसी और यूनिट से नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि इनके लिए स्टैंडर्ड यूज किया गया, और वो स्टैंडर्ड क्या था, वो इनवेरिएबल था, वो एक्सेसिबल था। अब आ जाते हैं ड्राइव यूनिट पर। ड्राइव यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट जिनको बेस यूनिट्स के जरिए ड्राइव किया जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, ऐसी यूनिट्स जिनको आप बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद बनाते हैं। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अ, दो लेंथ को आपस में क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है ना। इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं कि अगर मैं लेंथ को लेंथ से क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, दोनों मीटर जब मल्टीप्लाई होंगे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मीटर स्क्वायर है वो एक्चुअली यूनिट है किसकी, एक फिजिकल क्वांटिटी की। उसे हम क्या कहते हैं, एरिया। और एरिया क्या है, ये बेस यूनिट नहीं है बल्कि क्या है, ड्राइव यूनिट है। इसी तरह लेंथ को, विड्थ को, हाइट को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो मीटर, 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 3 मीटर्स मल्टीप्लाई किए, मीटर क्यूब आ गया। और मीटर क्यूब यूनिट है किसकी, वॉल्यूम की। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, ड्राइव यूनिट है। तो जब हम किसी भी बेस क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो जो क्वांटिटी हमारे पास आती है उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट मिनट बचा है, तो इसमें ड्राइव क्वांटिटीज तो आज नहीं हो सकेंगी। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो कर लें, जितना हमने अभी तक पढ़ा है। तो मुझे समझ आ गई है। क्लियर है यहाँ तक सब बात है? जी। चलें ठीक है, फिर कल हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ट्राई के ड्राइव यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स करने के बाद। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है डायमेंशंस। तो ये चैप्टर छोटा है, इंशाल्लाह हम इसको जल्दी कंप्लीट करके इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको आगे इसी तरह परस्यू करेंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आपके पास, व्हाट्सएप पे ऑप्शन है क्वेश्चन पूछने का, सिर्फ टैग करें तो मैं आपको वैसे ही बता दिया करूंगा। ठीक है। ओके। चलें जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।